इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के एपिसोड 51 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जियान पहुंच चुका था गीली के पास, जहाँ पर गीली ने सभी तैयारियां कर ली होती है जीमा एम्पायर जाने के लिए। और जब गीली जियान को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर जियान अपने सभी दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है बाकी के सभी लोगों से और बोलता है ये मेरे दोस्त है, इस वजह से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की तरफ से। और फिर गीली अपनी तैयारी के बारे में जियान को बताता है कि अब उसकी सेना के अंदर 5 और डाउ वैंग लेवल के वॉरियर आ चुकी है। तो जियान उन वॉरियर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है डाउ वैंग की 6 स्टार पर है। और फिर वो सभी लोग जियान को फुल इज्जत देते हुए ग्रीट करते हैं जियान को। तो जियान भी उनको फुल इज्जत देते और ग्रीट करता है और उन लोगों से बोलता है आप सभी लोग फाइट में अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को पुरस्कार दूंगा। ये सुनते ही वो सभी के सभी जोश में आ जाते, क्योंकि जियान को पता था ये सभी के सभी रिवॉर्ड की लालच में जियान की मदद कर रहे हैं, इसलिए उसने पहले ही अनाउंस कर दिया जितनी मदद करोगे उतना ही ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और इसलिए वो डाउ वैंग लेवल के वॉरियर जोश में बोलते हैं चीप आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम मिस्टी क्लाउड से के लोगों की खून की नदियां बहा देंगे। ये सुन के जिन एक स्माइल देता है और उन तीनों लीडरों की तरफ देखने लगता है और उनके आसपास खड़े हुए उनके वॉरियरों को देखता है तो जियान का दिमाग सटक जाता है और उनके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से फोर्स डालने लगता है। तो वो तीनों घबरा जाते हैं और फिर वो जियान से बोलते सर आप तो जानते हैं कि ब्लैक कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर हम लोग अपने सेक्ट के सभी वॉरियरों को अपने साथ ले आते तो हमारे सेक्ट में कोई भी हमला करके उसे कब्जा लेता, इसलिए आप हमारी समस्या को समझिए। और जब जियान ये सब सुनता है तो उनके ऊपर से जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। और फिर जियान बोलता है मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना अगर तुमने फाइट के बीच में मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। क्योंकि जियान को इन तीनों के ऊपर डाउट था कि ये मिस्टी क्लाउड से मिलकर उसे धोखा ना दे दे, इसलिए जियान ने इन तीनों को पहले ही बता दिया जियान को अगर धोखा देने की कोशिश करी तो जियान इन तीनों को मार डालेगा। और जियान को इस तरीके से बात करते देख वो लोग समझ जाते कि जियान काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए वुड्डा लीडर बोलता है जीत जियान आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाले हैं। और फिर सभी से बात होने के बाद गिली एक सिटी बजाता है तो वहाँ पे काफी सारे टीयर 4 के मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं। और फिर गिली जियान को बताता है इसे उसने एक सेक्ट से खरीदी है। और फिर जियान उनको देखकर बोलते हैं अगर ये टीयर 4 के मैजिकल बीस्ट है तो एक मैजिकल बीस्ट एक डाउलिंग के लेवल की वॉरियर जितना पावरफुल होगा। और फिर जियान जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, सभी लोग ग्रैफिन के ऊपर बैठो। ये सुनते ही वो सभी के सभी वॉरियर ग्रैफिन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर जियान भी अपने विंग्स निकालता है और वो भी जाकर ग्रैफिन के ऊपर खड़ा हो जाता है। और फिर जीमा एम्पायर की तरफ देखते हुए बोलता है जीमा एम्पायर और मिस्टी क्लाउड से जियान वापस आ रहा है अपना बदला लेने के लिए, अब होगा महायुद्ध। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जीमा एम्पायर की कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्राइमल क्लैन के एक हॉल के अंदर 3 लोग बैठे हुए होते और वो 3 लोग कोई और नहीं आइस एम्पायर, याफी और जियान का फर्स्ट भाई। तभी जियान का फर्स्ट भाई बोलता है याफी क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया? तो याफी बोलती कि मुझे एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज मिली है। तो आइस एम्पायर बोलते क्या बैड न्यूज है? तो याफी बोलती कि मुझे कुछ पता चला है कि जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है वो कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने कुछ बड़ा किया था मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने तो उन्होंने पूरे जीव कबीले को तबाह कर दिया था और इस बार तो वो उससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। पर सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं कि वो लोग क्या करने वाले हैं। तो आइस एम्पायर बोलते कहीं वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट हमारे प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला तो नहीं करने वाला है? तो याफी बोलती मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, पर मुझे ये पता है जो जीमा एम्पायर की इंपीरियर फैमिली है अब वो भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुई है, पर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ऊपर, क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के जियान का फर्स्ट भाई बोलता है मुझे लगता है जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है वो इंपीरियर फैमिली के ऊपर अटैक करने की सोच रहा होगा, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसलिए अगर वो प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करता है तो उसकी पावर को देखकर कोई भी प्राइमर क्लैन की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। ये सुनते ही आइस एम्पायर बोलते हैं जीव फैमिली के सभी लोगों से बोल दो कि अब वो लोग सेक्ट से बाहर ना निकले, और साथ ही मैं प्राइमर क्लैन के लोगों से भी बोल दूंगा कि वो लोग भी लड़ाई के लिए तैयार रहे। तभी जियान का फर्स्ट भाई आइस एम्पायर को सॉरी बोलता है। तो आइस एम्पायर बोलते तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसमें सारी की सारी गलती मिस्टी क्लाउड से की है और वो यूनसेन की है, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जियान का फर्स्ट भाई बोलता है आइस एम्पायर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जियान बहुत ही जल्दी लौटने वाला है और वो जैसे जीवा एम्पायर के अंदर आएगा वो वैसे ही पूरे मिस्टी क्लाउड से को तबाह कर डालेगा। तो ये सुन के आइस एम्पायर बोलते क्या जियान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा जो पूरे मिस्टी क्लाउड से को तबाह कर पाए? तो जियान का फर्स्ट भाई जीडी बोलते मुझे ये तो नहीं पता है, पर वो हमारा बदला किसी भी कीमत पर यूनसेन से लेकर रहेगा। और ये बोल के जीडी के फेस पे बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है जियान को सोचकर, और आइस एम्पायर की फेस पे भी एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और उन दोनों को हंसता देखकर जाफी के चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और अपने मन बोलते कि जियान मुझे भी तुमसे काफी तो उम्मीद है कि तुम जल्दी लौटोगे और इस मिस्टी क्लाउड सेक्ट का नामो निशान मिटा दोगे। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट का एक हॉल का सीन जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी लेडी बैठी हुई होती है और वो लेडी कोई और नहीं होती, वो होती है हमारी यूनियन। तभी उस हॉल का गेट खुलता है और वहाँ पे आ जाता है यूनसेन और वो यूनियन से बोलता है यूनजी क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? और जब यूनियन यूनसेन की बात सुनती है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है और बोलती है मास्टर आपको इतना ज्यादा टाइम कैसे मिल गया जो आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए? तो यूनसेन बोलता है क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो जो मैंने जीव कबीले के साथ किया और उस कबीले को नष्ट कर दिया? क्या तुम उन सभी बातों को भूल गई जो मैंने तुम्हें सिखाया है? तो यूनियन बोलती कि मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ मास्टर, बस मुझे ये समझ नहीं
नहीं आ रहा कि आपने उस मामूली से जी-गेट को क्यों तबाह कर दिया, उससे आपको क्या फायदा। तो यूनसन बोलता है यूजी तुम जानती हो इसमें सब कुछ उस लड़के जियान की गलती है, और साथ ही मैंने जो तुमसे 3 साल पहले बोला था वही चीज मैं आज बोलूंगा तुमसे। अगर तुम उस जियान को अपने दिल और दिमाग से निकाल देती हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा और मिस्टी क्लाउड का लीडर बना दूंगा। और वैसे भी उस लड़के को जीमा एम्पायर छोड़े हुए 3 साल बीत चुके हैं, और इन 3 सालों के अंदर उस लड़की की मुझे कोई भी खबर नहीं मिली है आसपास की सिटियों से भी, और इस चीज से साफ साफ पता चलता है कि जियान अब मर चुका है। इसलिए तुम भी उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो और मिस्टी क्लाउड की फिर से लीडर बन जाओ। तो ये सुन के यूनियन बोलती है मास्टर ऐसा करना मेरे लिए अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं उसे अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये सुनती जो यूनसन होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे पता चल चुका है जो जीव फैमिली के बचे हुए लोग हैं वो सभी के सभी प्राइमर क्लैन के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी प्राइमर क्लैन को तबाह करने वाला हूँ, जिसे देखकर उनकी अकल उनके ठिकाने पे आ जाएगी। ये सुनती जो यूनियन होती है एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है अगर आप प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करते हो इस वजह से जो बाकी के सेक्टर वो मिलकर मिस्टी क्लाउड के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये सुन के यूनसन बोलते उन सेक्टर से मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी के सभी सेक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनती जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जानती थी उसके मास्टर ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो हमेशा जीमा एम्पायर की भलाई चाहते थे, पर अभी उसे मास्टर के रूप में कोई और ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से यूनियन बोलती है गुस्से से यूनसन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जब यूनसन यूनियन को बदतमीजी करता हुआ देखता तो उसे काफी तेज गुस्सा आता और वो बोलता है तुम अपने मास्टर से इस तरीके से बात करोगी, लगता है तुम्हारी पनिशमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा मुझे। और ये बोल के यूनसन वहाँ से जाने लगता और बोलता है यूजी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस मिस्टी क्लाउड सेक्ट को इस दुई की कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना चाहता हूँ, और उसको बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, चाहे मुझे 1000 लोगों को मारना पड़े तो भी मैं मारूंगा। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है। और फिर एकदम से यूनसन रुक जाता है और यूनियन की तरफ देखता और बोलता है यूनजी तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम जल्द से जल्द उसे अपने दिल से निकाल दो और वो वापस जीमा एम्पायर आएगा। तो मैं तुमको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिस दिन वो जीमा एम्पायर में अपना पहला कदम रखेगा उसी दिन मैं उसे मार डालूंगा, इसलिए तुम खुद को संभालो और इस मिस्टी क्लाउड सेक्ट को संभालो। और ये बोल के यूनसन उस कमरे से बाहर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। और यहीं पे जो हमारी प्यारी यूनियन होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती और बोलती है जियान बस तुम ठीक हो और साथ ही तुम जीमा एम्पायर भी मत लौटना वरना यूनसन तुम्हें मार डालेगा और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है जियान जो जीमा एम्पायर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अभी बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी को देखी ने कवर कर रखा होता है। और ऐसे जियान को कल्टीवेशन करते करते काफी टाइम बीत जाता है, तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और गीली से पूछता है सेकंड भाई हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो गीली बोलता है कि अभी हम लोग ब्लैक रीजन के अंदर है और अभी हम लोग एक छोटे से गांव के पास है, और अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते रहे तो हम 2-3 महीने के अंदर ही जीमा एम्पायर पहुंच जाएंगे। ये सुनते जो लिंगान होता है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है सच में हमको ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है कंटिन्यू सफर करते करते और अभी हमें और 2 महीने लगेंगे जीमा एम्पायर पहुंचने में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पर तभी जियान को कुछ याद आ जाता है और वो यावा देखने लगता है और वो सभी से पूछता है कि जिया कहाँ पर है, पर वो इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो जियान बोलता है तुम बस ये मत बोल देना वो यहाँ पर बैठे बैठे बोर होगी इसलिए वो आगे निकल गई घूमने के लिए। तो लिंगान बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ है, वो यहाँ पर बोर हो रही थी इस वजह से वो यहाँ से चली गई। ये सुनते जियान अपना सर पकड़ लेते, तभी गीली जियान से बोलता है जियान तुम जिया की बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि उसके साथ काइलिन गई हुई है। और ये बात सुनकर जियान के एकदम से फ्यूज उड़ जाते और वो अपने मन में बोलता है ये दोनों ही चुड़ैल एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं, वरना ये काइलिन किसी को 3 महीना 13 में नहीं समझती, हम लोगों को तो ऐसे ट्रीट करती जैसे कि हम लोग इसके दुश्मन है और इसलिए हमको तो मारने के लिए बैठी रहती है जब देखो तब। पर उसको जिया को लेकर जो टेंशन थी वो दूर हो जाती और वो सभी से बोलता है हम सभी को जिया की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके साथ काइलिन गई हुई है और अगर उसके साथ काइलिन तो किसी के बाप में दम नहीं है जो उसे टच कर पाए, इसलिए हमें अपने सफर पे फोकस करना चाहिए। इसलिए गिली तुम मुझे बताओ अपना सफर कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने सफर में। तो गिली बोलता है एकदम झकास, कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम स्मूथ चल रहा है सब कुछ। हाँ पर बीच बीच में जो बड़े बड़े सेक्ट आते हैं तब हम उनके ऊपर से निकलते तो उनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। कुछ लोग तो हमारी पावर को देखते खन बिना कुछ बोली वहाँ से फूट लेते हैं, पर कुछ लोग पूछताछ करते तो हम उन लोगों को बता देते हैं जीमा एम्पायर की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलते और वो तो ऑफर करते हैं कि हम लोग यहाँ पे रुके और उनके यहाँ पर रेस्ट करें। तो जियान बोलता है अगर तुम्हें ऐसा कोई ऑफर देता तो तुम तुरंत ही मना कर देना उसे क्योंकि हमारे पास इन सभी चीजों के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये सुन के गिली बोलता भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी इन सभी ऑफरों को रिजेक्ट कर दिया है। और फिर जियान थोड़ा सा रिलैक्स होता है और जीमा एम्पायर की तरफ देखता और गिली से बोलता है हमारे फर्स्ट भाई जेडी बाकी के जीव फैमिली के मेंबर अभी कैसे होंगे, वो अभी ठीक तो होंगे ना। तो गिली बोलता है जियान तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे फर्स्ट भाई भले ही इतने ज्यादा पावरफुल ना हो जितने हम लोग हैं पर वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से वो बिल्कुल ठीक होंगे और साथ ही हमारे जीव फैमिली के जो लोग हैं वो भी ठीक ही होंगे। तो ये सुन के जियान बोलता मैं भी बस उम्मीद करता हूँ कि वो लोग ठीक हों। पर तभी गिली जियान से बोलता मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही जल्दी डाउन लेवल के लिए अपग्रेड करने वाले हो, क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है। तो जियान बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी डाउन लेवल में पहुंचने वाला हूँ, अगर टाइम देखा जाए तो मैं 5-6 महीने के अंदर ही डाउन क्लास में पहुंच जाऊंगा। तो गिली बोलता है हमारे पास 5-6 महीने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों ना तुम अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए पिल का सहारा लो। यहाँ तक कि मैंने सुना जो डाउ स्पिरिट पिल होती है अगर उसे कोई खा ले तो उसका 1 लेवल बढ़ जाता है। तो ये सुन के जियान बोलता डाउ स्पिरिट पिल से सिर्फ 1 स्टार बढ़ता है, ना कि कोई बंदा
नेक्स्ट लेवल के लिए ब्रेक थ्रू कर सकता है उससे। अगर वो ऐसा कर सकती तो डाउइंग लेवल की ना फैक्ट्री खुल चुकी होती पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये सब जो जियान ज्ञान दे रहा है वो सब उसे मास्टर ने बताया था, और साथ ही मास्टर ने ये भी बताया था कि अब अगर वो डाउ स्पिरिट बिल को खाता है तो उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा एनर्जी है। इस वजह से वो पिल किसी भी काम की नहीं है जियान के लिए। तो ये सब सुन के गिली बोलता है, अगर ये पिल तुम्हारे किसी काम की नहीं है पर तुम तो एक एल्केमिस्ट हो, तो कुछ तिगड़म लगाओ, कुछ मेडिकल पिल्स बनाओ या कोई मेडिकल इंग्रेडिएंट लो और उसे खाओ और डाउ लेवल पे पहुंच जाओ। तो ये सब सुन के जियान बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और जियान इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि जियान ऑलरेडी कुछ ही टाइम पहले मैग्मा वर्ल्ड के अंदर डाउलिंग से सीधा डाउविंग लेवल पे पहुंच गया था, और वो भी डाउविंग लेवल की जो पावर है वो उसे सही से यूज भी नहीं कर पाता है। और वो अगर अभी फोर्सफुली अपने लेवल को अपग्रेड कर लेता है डाउविंग में, तो वो डाउविंग लेवल पे तो पहुंच सकता है, और उसे जो पावर मिलेगी वो उसे सही से यूज नहीं कर सकता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसी लेवल में अटक जाएगा और फिर वो आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। इस वजह से जियान इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता अभी, और इसलिए वो गिली से बोलता भाई ये वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अच्छे से क्लास लेने वाला हूँ क्यून मेडुसा की, क्योंकि वो जिया के साथ रह रहे के बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो चुकी है। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है क्यूट लव फेयरलैंड पे इस एपिसोड की, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को दबा के लाइक करिए और कमेंट करिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।